उन्होंने जो आदेश दिया था मोहन भागवत जी के बारे में, वरिष्ठ अधिकारी थे वो। अब तुम जाके उनको उठा के लाओ। तमाम हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का प्रयास ये कांग्रेस के माध्यम से उस समय किया गया था। और जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और संघ के उच्चस्थ स्थान पर, उच्च पदवी पर जो लोग आसीन हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए, इस प्रकार के विंडिक्टिव एटीट्यूड के साथ उस समय की कांग्रेस पार्टी काम कर रही थी। और यह सब कुछ गांधी परिवार के कहने पर हो रहा था। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। 17 साल लंबे इंतजार के बाद महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए स्पेशल कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। लेकिन इस मामले में महाराष्ट्र एटीएस के पूर्व अधिकारी ने जो खुलासा किया, जो दावे किए, वो हैरान करने वाले हैं। पूर्व एटीएस अधिकारी महमूद मुजावर का दावा यह है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का उन्हें आदेश दिया गया। भगवा आतंकवाद की थ्योरी को मजबूत करने के लिए उन पर भागवत की गिरफ्तारी का दबाव बनाया गया। उन्होंने कहा कि कोई भगवा आतंकवाद नहीं था, सब कुछ फर्जी था। महबूब मुजावर ने आरोप लगाया कि मैंने अधिकारियों के आदेश का पालन नहीं किया तो मेरे 40 साल के करियर को बर्बाद कर दिया गया। मुझे फर्जी केसेस में फंसाया गया जिससे मैं बरी हो गया। सवाल यह है कि भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने की साजिश आखिर रची किसने? किसके इशारे पर अधिकारियों पर यह दबाव बनाया गया? क्या भगवा आतंकवाद के नाम पर साध्वी प्रज्ञा की गिरफ्तारी एक साजिश थी, जैसे कि भागवत की गिरफ्तारी की साजिश रची गई थी? क्योंकि पूर्व एटीएस अधिकारी का दावा यह है कि इस फैसले ने एक फर्जी अधिकारी की फर्जी जांच को उजागर कर दिया। सवाल यह भी है कि मालेगांव ब्लास्ट में जहां पर लोगों की मौत हुई, 100 से ज्यादा घायल हुए और इसके लिए जिम्मेदार कोई है ही नहीं, ये किसकी नाकामी है? क्या सिर्फ एक साजिश के लिए फर्जी गवाह, फर्जी सबूतों को तैयार किया गया? मालेगांव ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार लोगों तक नहीं पहुंचा गया है। आज इसी पर करेंगे दहाड़ में चर्चा, लेकिन उससे पहले आए रिएक्शंस आपको सुनवाएंगे। उन्होंने जो आदेश दिया था मोहन भागवत जी के बारे में, वरिष्ठ अधिकारी थे वो। मोहन, तुम्हारे परमवीर सिंह के अलावा और वरिष्ठ अधिकारी थे। उनका कहना ऐसा था कि पहले जाके मोहन भागवत को मिलके क्या तो उनका डिस्कशन हुआ है, अब तुम जाके उनको उठा के लाओ, ऐसा आदेश था। वो भयानक झूठे जो तब उस एक कंसेप्ट निकल के आया था तब, भगवा आतंकवाद के नाम पे ये तपास चल रहा था। तपास जो करना चाहिए वो नहीं हुआ। भगवा आतंकवाद, हिरवा आतंकवाद, ये था, ये गलत था, झूठ था। और इतने बड़े आदमी को लाने के लिए मेरे पे जवाबदारी डाले थे। मैं ये काम नहीं किया, इस वजह से मेरे पे झूठा गुना दाखिल हो गया। एक जबरन किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और संघ के उच्चस्थ स्थान पर, उच्च पदवी पर जो लोग आसीन हैं, किस प्रकार से उनको अपमानित किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनसे बदला लिया जाए, इस प्रकार के विंडिक्टिव एटीट्यूड के साथ उस समय की कांग्रेस पार्टी काम कर रही थी। और यह सब कुछ गांधी परिवार के कहने पर हो रहा था। तमाम हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का प्रयास ये कांग्रेस के माध्यम से उस समय किया गया था और उसी की कड़ी है। अब धीरे धीरे लोग बोलना शुरू करेंगे और कई गंभीर चीजें बाहर आएगी। तो आइए आज की चर्चा शुरुआत करने से पहले सवालों को आपके सामने रख देती हूं और उसके बाद मेहमानों से आपका इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। आज पहला सवाल चर्चा में रहेगा शामिल, भगवा आतंकवाद पर पूर्व अधिकारी की सच्ची गवाही। मालेगांव में सब बरी, नई बहस छिड़ी। साध्वी तो मोहरा थी, भागवत की गिरफ्तारी की तैयारी थी। भागवत को करते अरेस्ट तो भगवा आतंक का नैरेटिव होता सेट।
17 साल बाद इंसाफ, पूर्व एटीएस अफसर के दावे पर विवाद। हमारे साथ राजीव तिवारी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। हमारे साथ मौजूद हैं सचिव सावंत, कांग्रेस के प्रवक्ता। साथ ही नितिशा मल्होत्रा, हिंदू स्कॉलर, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अमितोष पारेख, प्रवक्ता वीएचपी, हमारे साथ अब से थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे। मुरारी शरण शुक्ला जी आरएसएस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही नूर अहमद अजहरी साहब हैं, एआईएमपीएलबी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, वो भी चर्चा का हिस्सा हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ऋषभ तिवारी जी, माफी चाहूंगी, हमारे साथ बीजेपी की तरफ से मौजूद हैं। स्वागत करते हुए शुरुआत जरा एक बार मुरारी शरण शुक्ला जी आपके साथ करना चाहूंगी, क्योंकि मोहन भागवत का नाम सामने आया और महमूद मुजावर की तरफ से जो दावे किए गए, क्या आपको लगता है कि संघ के खिलाफ एक सुनियोजित दुष्प्रचार की शुरुआत उस समय की सरकार के समय हुई और उसको लगातार बढ़ाने का प्रयत्न किया गया? और क्या यह संघ के लिए कांग्रेस के जरिए कुछ नया है? पहले भी ऐसी कोशिशें की है, पहले भी ऐसा प्रयास किया है। 48 के प्रतिबंध में भी कांग्रेस ने कोशिश की थी कि आरएसएस को समाप्त कर दें अपने षड्यंत्रों के कारण से। इमरजेंसी के समय में 75 में जो उन्होंने संघ पर प्रतिबंध लगाया, तब भी उनकी कोशिश थी कि आरएसएस को कुचल दें, किंतु संजोग से वो सफल नहीं हो पाए। और इस बार जो महबूब सर बोल रहे हैं उनकी बात सत्य है, लेकिन मैं उसके आगे की बात बताता हूं। जो कांग्रेस ने षड्यंत्र रचा था, कांग्रेस का षड्यंत्र था, कांग्रेस का ये कहना था कि संघ में चूंकि निर्णय सर्वसहमति से लिया जाता है, जो ऑल इंडिया टीम होती है संघ की, वो सर्वसम्मति से निर्णय लेती है, तो इसीलिए पहले पूजनीय मोहन राव भागवत जी को उठाया जाए और उसके बाद संघ की पूरी टीम को उठाया जाए और फिर उनको झूठे आरोपों में मर करके और संघ पर पुनः प्रतिबंध लगाया जाए। ये इनका षड्यंत्र था। और मालेगांव में 2 बार ब्लास्ट हुए। दोनों बार ब्लास्ट के लोगों को पकड़ा नहीं गया, बल्कि उसकी जगह पर दूसरे लोगों को फंसाया गया। और जो उस समय घटना के समय गिरफ्तार हुए थे, उनको खुली छूट देकर ट्रेनों में बिठा के पाकिस्तान भेज दिया गया। तो ये पूरा का पूरा प्लॉट बनाया था कांग्रेस ने बड़े तरीके से संघ को बदनाम करने के लिए। और आपको ध्यान होगा कि मुंबई में जो हमला हुआ था, आतंकवादी हमला, वो आतंकवादी सब कलावा बांधकर बुलाए गए थे, भेजे गए थे। दोनों बातें मैं कहता हूं। और अगर वो एक तुकाराम ओंबले ने अपनी जान की परवाह न रखते हुए कसाब को पकड़ा न होता, तो शायद ये हिंदू टेरर का उनका जो एक षड्यंत्र था वो स्थापित हो जाता। दिग्विजय सिंह ने तो एक पुस्तक के लोकार्पण में वहां शामिल हुए थे और उन्होंने पुस्तक भी लिखवा दिया था कि ये सैफ्रन ब्रिगेड के द्वारा मुंबई में अटैक किया गया, हमला किया गया। तो इनकी एक कोशिश थी हिंदुओं को आतंकवादी साबित करने की, हिंदू समाज को आतंकवादी घोषित करने की। और संजोग से मैं प्रायः ये कहता हूं कि शुक्ला साहब, वजह इनकी ईर्ष्या थी, वजह इनकी गिरती हुई राजनीतिक साख थी। जब आप अपने राजनीतिक प्रयत्नों से या राजनीति में जब आपको सत्ता में बैठने का अवसर मिला, उस अवसर का लाभ लेकर जनता को उपकृत नहीं कर पाए, जनता का भला नहीं कर पाए, जनता के बीच में जनोपयोगी कार्य नहीं कर पाए, अपनी विफलता का ठिकरा आप दूसरों पर फोड़कर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करते हैं, जो आज के युग में संभव नहीं है। ये आज के समय में जनता को इस प्रकार से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। आप झूठी नैरेटिव जड़ करें, झूठे आरोपों में दूसरों को फंसा करके निर्दोष नागरिकों को और सामाजिक कार्यकर्ताओं को 17 साल बीते ना इसमें शुक्ला साहब, 17 साल बीत गए। भगवा आतंकवाद, सैफ्रन टेररिज्म जैसे शब्दों को किस तरीके से कांग्रेस ने बार बार आगे बढ़ाया है। सचिन सावंत जी हमारे साथ मौजूद है। सचिन साहब, महबूब मुजावर का जो दावा है, उस दावे पर कांग्रेस की पहले तो मैं प्रतिक्रिया ले लूं, और दूसरा सीधे क्या इससे ये एस्टैब्लिश नहीं होता कि भगवा पर दाग लगाने के लिए कांग्रेस की ये सियासी साजिश रही, जिसका खुलासा अब एक के बाद एक हो रहा है? पूर्णिमा जी, अभी आज आप रिपोर्ट जो दे रही थी उसमें जो प्रतिक्रियाएं बता रही थी, वो तीनों मैंने प्रतिक्रिया देखी। मुजावर जी के बाद में दोनों प्रतिक्रियाएं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की थी।
शायद अच्छा होता कि कांग्रेस की भी एक प्रतिक्रिया ले लेते, ताकि थोड़ी सी बैलेंस हो जाती है चर्चा। आप हैं ना ताकि सर? और लोगों को सुनिए ना, अभी ये तो मैं चर्चा कर रहा आप हूँ ना, हैं। लेकिन आपको बता रहे, पूरे देश को बता और रहे लंबे किस तरह समय से। के तो लिए है सर। फडणवीस जी सुनिए तो बात ठीक तो है, अभी ठीक है है। पूर्णिमा जी, बोलिए। आपने फडणवीस जी के लिए और वो संबित पात्रा जी के लिए शायद वो अच्छा होता कि उस पे कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया ठीक है वो आ सर, जाती। सवाल ठीक का है, जवाब लो देंगे। अभी अभी पहली चीज ये है कि सर। ये 17 साल के बाद ये मुजावर जी को याद आ गया है, इसके बीच में 17 साल गुजर गए। ये देखिए, ये केस क्या अभी की आई हुई नहीं, 2008 से मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट, उसके बाद में पहले मकोका कोर्ट में वो हो गया, उसके बाद में एनआईए को ट्रांसफर किया गया 2011 में, एनआईए से बाद में 2016 में बहुत सारी चीजें हुई। एनआईए ने कहा कि ये जो आरोपी हैं वो उनके ऊपर मतलब उनको क्लीन चिट दी, उसके बाद में 8 साल केस चला। अब इतने सालों के बाद ये मुजावर जी को याद आ गया है कि नहीं, उनके ऊपर दबाव डाला गया था मोहन भागवत जी का। इतने साल में, बीच में 10 साल में बहुत बार तो राज्य में और केंद्र में इन्हीं की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, उन्होंने नाम लिया परमवीर सिंह जी का, उनके ऊपर के जो अधिकारी थे, वो परमवीर सिंह जी तो कृपा छत्र भारतीय जनता पार्टी का ही मिला हुआ है। तो परमवीर सिंह जी को 2014 से 2020 तक इतने अच्छे अच्छे पद मिले हैं वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो अगर वो उन्होंने ऐसे आदेश दिए होते या ऊपर के आदेश पाले होते तो भारतीय जनता पार्टी किसी को तो शासित करती, कोई तो अधिकारी होता जिसने ये इसका पालन किया था, तो उसके ऊपर कार्रवाई करती, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब सबसे अच्छी बात क्या है कि 2008 से 2014 तक ये तथाकथित जो हिंदुत्ववादी लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर बहुत आक्रमण किया गया, हमें बहुत तकलीफ दी गई, तथाकथित टॉर्चर किया गया। हिंदुत्ववादी से मतलब सर? तथाकथित हिंदुत्ववादी ही है ये सब, ये कोई हिंदू तथाकथित धर्म को कैसे हैं? represent- तो आप तथाकथित क्या हुए? तथाकथित मैं हिंदू हूँ, हिंदुत्ववादी नहीं हूँ। अच्छा। फर्क है पूर्णिमा जी, हिंदू होना और हिंदुत्ववादी में फर्क है। तो ये और फर्क आप एक जो सुशील दिखा- शिंदे को क्यों नहीं समझा पाए साहब? किसको? सुशील कुमार शिंदे को क्यों नहीं समझा पाया? देखिए, कांग्रेस पार्टी की, अच्छा अभी पूर्णिमा जी मेरे मुझे तोड़ने के बजाय मुझे अगर बोलने दे, बाद में मैं सब हर सवाल का जवाब दूंगा। पहली चीज ये है कि ये परमवीर सिंह जी के, मैंने परमवीर सिंह जी को पूछा नहीं। अब 2008 से 2014 तक जो सरकार में शामिल थे, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार थी, गृह मंत्रालय राष्ट्रवादी कांग्रेस के पास था। अभी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस के वही नेता बैठे हुए हैं। अभी उस टाइम के गृह मंत्री छगन भुजबल जी भी उस बाजू में बैठे हुए हैं, उन्हीं के पार्टी में। फडणवीस जी जाके पूछे अजित पवार को कि भैया तुमने 8-6 साल किया क्या, ये क्यों किया? आज तो बैठो, दिग्विजय निकाल सिंह दो से उनको जाकर पार्टी से। पूछिए, सुनिए, और सुनिए, कांग्रेस सुनिए। के उन नेताओं से भी, सावंत साहब जरा जाकर पूछिए कि अरे उसके भैया, बाद उनको- अजमेर ब्लास्ट से भारतीय लेके जनता पार्टी समझौता सुनिए ना, ब्लास्ट अभी देखिए, तक, आप मक्का ट्वीट मस्जिद कीजिए, ब्लास्ट पूर्णिमा तक जी, ट्वीट क्यों कीजिए। मैं हिंदुओं बताना या चाह रहा फिर हूं, मुझे हिंदुत्ववादी बोलने दीजिए। संगठनों को मुझे बोलने जोड़ने दीजिए, की फिर मैं कोशिश बताता की हूं गई? आपको। सर काउंटर देखिए, क्वेश्चंस पहले- तो रहेंगे ना सर, प्लीज। ऐसा नहीं, नहीं है कि पहले 5 से मिनट सवाल- आपकी अरे मुझे फ्री बोलने विल है और दीजिए, आप 5 सवाल मिनट पूछते तक साहब रहेंगे, मैं बोलते दूंगा आपके रहेंगे। जवाब। मैंने आपके आपसे सवाल 2 के सवाल जवाब पूछे, दूंगा। मैंने पहले तो आपसे 2 आप सवाल अजित दादा पूछे से सर, पूछिए। जल्दी से सेकंड उनका चीज, जवाब देंगे, फिर उसके बाद मैं बीजेपी की भी प्रतिक्रिया देखिए लूंगी बोलने सर। ही नहीं देंगी पूर्णिमा जी तो सर, क्या चलेगा? आपको सर, ऐसे चलाना है तो चला दीजिए। सर सवालों कोई से प्रॉब्लम इतना नहीं। डरते क्यों हैं? हाँ, ले मैं लीजिए ना मैं तो सवाल, सवालों का हर एक तो जवाब बस देने को सवाल ले तैयार लीजिए हूं। फिर, अगर डरते नहीं हैं तो। तो ये पहले तो मेरी सुशील बात को कुमार पूरी करने शिंदे दीजिए। को ये क्यों कहना पड़ा कि हिंदू आतंकवाद पर बोलने के लिए आपकी पार्टी द्वारा उन पर सुशील दबाव कुमार बनाया शिंदे गया, जी, और देखिए, सुशील कांग्रेस कुमार शिंदे जी, कांग्रेस पार्टी ने उन पर यह दबाव लगातार बनाया? वो किस पोस्ट पर थे सर, ये मुझे बताने देखिए, की आपको सुशील कुमार जरूरत नहीं शिंदे- है। हाँ, वो आपकी पूर्णिमा जी पार्टी सुनिए के लिए अभी। कितने महत्वपूर्ण थे ये मुझे बताने की देखिए, जरूरत नहीं है। पहले चीज ये है कि कांग्रेस पार्टी की अधिकृत भूमिका है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता ना, और वो आपने कांग्रेस कहा पार्टी कि की भूमिका देखिए, आतंकवाद का कोई नेताओं धर्म नहीं के- होता, लेकिन इस पर सुनिए। सवाल पूछने पर बीजेपी बौखला जाती है। अरे बौखला जाती है, किसी बौखला जाती है, और अगर आतंक का कोई धर्म नहीं होता तो दिग्विजय सिंह ने या पी चिदम्बरम ने, सर सुनिए ना, इन लोगों ने क्यों सैफरन टेरर की बात की? क्यों राहुल गांधी अमेरिका में जाकर बोलते हैं कि लश्कर तैयबा से ज्यादा खतरनाक है ये रेडिकलाइजेशन हिंदुत्व? क्यों उनको ये कहना पड़ा अगर इसका कोई स्टेटमेंट नहीं है ऐसा? पूर्णिमा जी, पहली चीज ये है कि जिसने ये सैफरन टेरर का शब्द निकाला वो उस वक्त के केंद्रीय गृह सचिव थे आरके सिंह जी। आज आरके सिंह जी भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए अरे हैं। तो साहब उन्होंने आपने सुनिए, नहीं गलत फिर बात वही मत बात, बोलिए, उस गलत वक्त बात थे, बोलिए। उस आरके वक्त सिंह को कहाँ थे? मंत्री बनाया मोदी जी के शिंदे बाद में साहब भी तो बिठाया। आप ही की पूछ पार्टी लेते में थे ना सर, देखिए, दबाव पहले तो उन पर बनाया है ना, अरे ये गृह उन्होंने सचिव कहा, बोल रहा है कि उनके मैं तो पास कोट evidence नहीं है। कर रही हूँ,
गृह मैं सचिव तो तो कोट एविडेंस नहीं कर रही हूँ। आरके सिंह को क्यों बिठाया भाई? मैं तो कोट नहीं कर रही हूँ सावंत आज भी साहब। भारतीय जनता पार्टी के नेता सावंत हैं साहब वो। इतना बौखला क्यों जाते हैं? अरे दिक्कत बोखला तो आप जा रही है, है। राहुल गांधी का भाजपा नाम के बारे आने में से कुछ बोला मिर्ची तो लगने बोखला लगती जाती है पूर्णिमा आपको। जी। ये कोई मतलब हुआ? ये कोई मतलब तथ्यहीन हुआ? बात तो आप नहीं कर आरके रही सिंह ना जी सावंत साहब, और इतनी आरके तैयारी सिंह के जी साथ को आए हैं क्यों तो रखा? तथ्यों पर बात ही तो कर रही हूँ। अरे इसमें तथ्य इतना नहीं है चिढ़ने भाई, वाली क्या बात है? आरके सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी का चिढ़ने मंत्री क्यों वाली बनाया क्या बात केंद्र है? सरकार का? वो तो मोदी जी के बाजू में बैठे थे, क्यों बैठा था? उन्होंने अरे आज भाई, तक उसको रिट्रैक्ट किया है क्या स्टेटमेंट को? शिंदे वो खड़े साहब रहे उस थे, वक्त सैफरन आपकी टेलर है। पार्टी में थे या नहीं सैफरन थे? टेलर वो कर रहे थे ना। हमने तो बोल दिया कांग्रेस पार्टी की भूमिका है। सचिव उस आज वक्त भारतीय आपकी जनता पार्टी में बोल थे रही है या कि नहीं थे, हिंदू जो वोट आज देने से बीजेपी के होता, साथ हैं? ये तो आतंकवादी नहीं होता। ठीक वो है। तो भारतीय जनता पार्टी बोल रही है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बोल रही कि तो आतंकवाद मतलब तो जो नहीं आरोप होता। लगाए गए हैं महबूब मुजावर की तरफ से और सैफरन टेरर जैसे शब्दों का इस्तेमाल आप लोगों ने किया, इस बात को आप खारिज करते हैं। सिंपल सी बात है। ऋषभ जी, एक बार आपके पास आते हुए, क्योंकि लगातार इसको लेकर बहुत सारे नाम सामने आए, खुलासे लगातार भी हो रहे हैं और इस बात का जिक्र खुद प्रधानमंत्री ने भी किया 2014 से पहले तक किस तरीके का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई, और आज जब इसमें मोहन भागवत का भी नाम सामने आता है तो आपको कांग्रेस का कौन सा चेहरा नजर आता है? कांग्रेस ने क्या करने की कोशिश की? लेकिन साथ ही कह रही हूं कि ये सिर्फ दावे हैं, ये सिर्फ दावे हैं, ये कितने तथ्यात्मक हैं इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रही। पूर्णिमा जी, सबसे पहले सत्य में जयते, और हिंदू आतंकवादी नहीं था, नहीं है और ना होगा, ये स्पष्ट है। और जिनके मानसिकता में आतंकवाद है उनको आज करारा जवाब भी मिला है। दो बातें मैं कहूंगा। पहली बात, जो आपके शुरू में वो जो आपका पैकेज चलता है उस पे जो इनको दुख था, इन्होंने भरपूर बोला तो इनका दुख खत्म हो गया होगा बोलकर। मैं अब आता हूं पॉइंट पर। पॉइंट ये है मैडम कि जिस तरह की मानसिकता कांग्रेस पार्टी ने जहर अपने अंदर भरी थी, वो आज कहीं कहीं संसार होता झूठा साबित होते हुए देश की जनता को दिखा है। ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। इनके नेता खड़ा होकर हिंदू आतंकवाद बोलेंगे, लेकिन इनके नेता कभी इस्लामिक आतंकवाद तो नहीं बोले। तो आपके ऊपर तुष्टीकरण का इल्जाम आएगा। और जो नेता को ये कोट कर रहे हैं मैडम, मैं उस पर भी जवाब दे रहा हूं, वो नेता ने एक कोर्ट स्टेटमेंट को रखा था, उन्होंने अपना वक्तव्य नहीं दिया था। जिनको ये उनका कोट कर रहे खुद का हैं कि वक्तव्य था भाजपा में आरके चले सिंह जी का। कुछ भी देखिए, आके झूठ बोलोगे बीच चले में जाते वाली जी। चलो ठीक है। सावंत जी वो बहुत ज्ञान दे रहे थे ना। झूठ बोलने का क्या मतलब होता है? भारतीय जनता पार्टी तो झूठों की फैक्ट्री है। चलिए, अभी बेचैनी और बढ़ाऊंगा आपकी। ऋषभ जी एक सेकंड, ऋषभ जी एक सेकंड, अगर आरके सिंह ने ये कहा तो उस वक्त आपने कुछ किया? सावंत साहब, कुछ किया आपने उस देखिए, वक्त? उन्होंने कहा है आज या के प्रति आपने- मुझे मेरा ये मैडम, कहना है प्लीज कि उनको कंप्लीट मंत्री करने क्यों दीजिए। बनाया ऋषभ भारतीय जी जनता बता पार्टी दें, को। आज जो बौखलाहट हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, 2 बार मंत्री बन चुके हैं आरके सिंह जी। अरे ये तो समझ आपने लीजिए, तो मलाई केंद्र खा ली में ना सर। ना उनके ऊपर कार्रवाई सावंत की गई। साहब, मलाई- ये क्या मलाई आपने का तो क्या मलाई मतलब खा है? ली ना। कौन सी 17 मलाई? साल तक क्या आपने तो मलाई? बैठकर मलाई खाई ना। ये कोई भाषा है? भाई मलाई नैरेटिव खाई, क्या सेट मतलब है? करते भाषा हुए है? पूर्णिमा सर जी, आपके कौन सी ऊपर भाषा क्या है? आरोप लगे, मुझे क्या ये बताने नहीं, की मलाई जरूरत खाई है मतलब क्या? क्या खाली मलाई? कांग्रेस क्या मुस्लिम मतलब है अपीजमेंट इसका? करती मुझे आई, क्या बताइए ये बताने मलाई की शब्द का जरूरत है अर्थ क्या क्या? हुआ? कांग्रेस पर पूर्णिमा ये जी, आरोप मलाई लगते शब्द का रहे हैं अर्थ और क्या आप हुआ? तो इनको सर का ताज बनाते रहे हैं, फिर इस पर इतना देखिए, चिढ़ना क्यों है? मलाई शब्द का अर्थ क्या हुआ? अरे सर, इसका मतलब ये कि उसका फायदा आपको मिला, ये कहने का मतलब है, गलत एक बात है। तरीका है पहली कहने चीज़ का। है- अब आप पहली मेरी चीज़ है शब्दावली ये- तय मत करिए सावंत साहब, रहने देखिए, दीजिए देखिए, उसको। ऐसा नहीं है। आप ऋषभ जी अगर अपनी सवाल बात को पूछेंगे तो हम रखेंगे। नहीं सवाल पूछेंगे आपको। आप माफी मांगेंगे क्या हिंदू टेरर बोलने पर? सैफरन टेरर बोलने पर कांग्रेस माफी मांगेगी क्या? भूमिका नहीं है। आप लोग झूठे साबित हुए कि नहीं हुए? आपकी सरकार में रहते हुए एजेंसीज ने क्या किया, आज आप माफी मांगेंगे क्या उस पर? की तरह आप बात कर रही है। ऋषभ जी बोलिएगा। क्या पूर्णिमा जी? ऋषभ सर छोड़िए ना ये सब, कुछ नया नया लेकर आइए, नया लेकर आइए आप कुछ। पुरानी बातों का रिपीट टेलीकास्ट बंद करिए। ऋषभ जी आइएगा। ठीक है, ऋषभ जी आइए, ऋषभ जी आइए। ये स्पष्ट मैं दो प्रश्न पूछ रहा हूं। सावंत जी कहते हैं मैं हिंदू हूं, पर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। जनाब, हिंदुत्ववादी का अर्थ पता है आपको? हिंदू का अर्थ पता है आपको? अरे हिंदू के 5 जो देवता उनका नाम बता दीजिए। हिंदू पंचदेव कौन है? जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए नहीं दे पाएंगे क्योंकि हिंदुत्व का अर्थ नहीं समझते। हिंदू पंचदेव है श्री गणेश, विष्णु, सूर्य, शक्ति और शिव। उनका अर्थ होता है कि सबका संरक्षण करना, शक्ति के साथ उत्थान करना। लेकिन आप जैसे कुछ लोग जो बैठकर तुष्टीकरण का चश्मा पहनकर उन लोगों पर सवाल खड़ा किया, उन लोगों को सताया जिन्होंने हिंदुत्व के भलाई के लिए लड़ाई लड़ी। जो जिस प्रज्ञा ठाकुर के 17 साल आप लोगों ने एग्जाम के तहत निकलवा दिए, क्या उनकी पीड़ा निकलकर आप लोगों के सामने जब आती थी तो आप लोगों का मन नहीं डोलता था? क्योंकि वोट बैंक था प्यारा ना, मुस्लिम आतंकवाद आपको निकलता बताता नहीं मुंह से। हूं तिवारी जी, एक बात मैं बताता हूं। आतंकवाद सर को गढ़ने का काम भगवत गीता में श्लोक है,
है, भगवद गीता में श्लोक है। राजनीति सुनिए बात कांग्रेस को, के अंदर सुनिए। हिंदू सावंत साहब, एक भगवद गीता में सावंत साहब रुकिए। कुछ नहीं है। सावंत साहब कांग्रेस रुकिए, सावंत हिंदू विरोधी थी, हिंदू विरोधी है, हिंदू विरोधी रहेगी। और ठीक। इनके प्रवक्ता अपने आप को हिंदू कहते हैं, हिंदुत्ववादी। अरे हिंदू का अर्थ समझ जाएंगे तो हिंदुत्ववादी से भी नफरत नहीं रहेगा, क्योंकि कोई भी हिंदू पूर्णिमा जी, मैं अभी एक ही जवाब दूंगा अहिंसा को इसका। मानता है। हम धर्म के लिए जब भी हथियार उठाए हैं, धर्म के लिए उठाए हैं, शांति के लिए उठाए हैं। ठीक है, लेकिन सावंत आपके साहब, मुझे 30 सेकंड कुछ दे रही हूँ नहीं सर, मिलेगा। 30 आपके सेकंड दे रही हूँ, मुझे- बाकी मैं मेहमानों के पास भी जाऊँ। तिवारी जी, मुस्लिम धर्म के हिंदू नाम धर्म पे का आतंकवादी हिंदू धर्म गतिविधियां को फैलाते बदनाम हैं। करने का क्यों काम मुंह पे भारतीय जनता फेविकॉल पार्टी ने निकल किया जाता है उस समय? है। सुनिए बात को, भगवद गीता में श्लोक है, भगवान कृष्ण कहते हैं, अद्वैता सर्वभूतानां मैत्रा करुणा एवच निर्ममो निरंकार सम दुख सुख शमी। इसका मतलब क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे वो भक्त प्यारा है जो किसी से नफरत नहीं करता, किसी के बारे में बुराई नहीं करता और क्षमाशील है, सबका मित्र है और किसी के प्रति भेदभाव नहीं करता। ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। और भारतीय जनता पार्टी जो नफरत के बीच होती है, वो भारतीय जनता पार्टी हिंदू नहीं है, वो हिंदू धर्म को कुछ अपमान करने वाली है। ठीक है, ऋषभ जी रुकेंगे। हिंदू धर्म ठीक के है, बारे में ऋषभ जी, सावंत जी रुकेंगे, दोनों लोग रुकेंगे, दोनों लोग रुकेंगे, दोनों लोग रुकेंगे। ऋषभ जी, माफी मांगेंगे, ठीक है। माफी कब मांगेंगे? भगवद गीता का श्लोक सुना के बताओ यार, कुछ भी ठीक है, बताते अरे हो। सर ठीक है ना, भगवत गीता का श्लोक आपने सुनाया, लेकिन सिर्फ इतना कहती हूँ राहुल कि गांधी कुछ को सिखाइए बातें। श्लोक। ठीक है, अरे आप ऋषभ अपने बात बोलो, मोदी जी को प्लीज, बताइए, क्या बोल रहे हैं ऋषभ आप? जी, आप ऋषभ जब उनके कौन सा जमीन पर भोजन कदम बोलते लगा हैं, देंगे, समझ में आता है? मलाई सावंत साहब, खाएंगे। कुछ आप तो बातें जय राहुल गांधी, जब जय कुछ राहुल बातें गांधी जब करते श्लोक हैं। मुझे पता श्लोक नहीं के है। जरिए कही जाती हैं, कुछ बातों का ज्ञान दिया ये जाता है। अब कुछ शब्द खास मत बात बोलिए ये सावंत है, जी बैठकर। कुछ मैंने नहीं खास बोला। बात ये है कौन सा सर बच्चा उसकी मुझे कि नहीं वो पता। सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, फांसी चले लेकिन बजा, जब उसको सुन खुद लिया पर गया। एप्लीकेबल करना होता है तो वो बड़ा मुश्किल लगने लगता है। मैं अजहरी साहब आपके पास आ रही हूँ, फिर नितिशा जी फौरन आपके पास आऊंगी। अजहरी साहब, बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स और ऐसे रणनीतिकार ये मानते हैं, पूरा वाक्य मैं रिपीट नहीं करूंगी, अभी सब क्या चल रहा है। ये कहा जाता रहा कि मुस्लिम समुदाय में विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए ये पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने रचा था, ये बताते हुए कि सरकार सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम युवाओं का नाम इस तरीके के किसी हमले में नहीं ला रही है, ये कहते हुए कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। इस बात को मैं फिर रिपीट करती हूं, लेकिन क्या ये सोच सरकार की उस वक्त थी? क्या फिर से हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश एक नैरेटिव को सेट करते हुए नहीं की गई? देखिए, अगर आप तारीख उठाएं, इतिहास उठाएं, पढ़ेंगी तो आपको एहसास होगा कि सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज के लोग, मुस्लिम समाज के युवा दहशतगर्दी के इल्जाम में और आतंकवाद के इल्जाम में जेलों में कांग्रेस की ही सरकारों में गए हैं। 20-20 साल के बाद, 30-30 साल के बाद जो छूट के आए हैं, जो जवानी में गए थे, बुढ़ापे में आए, उनके जो दिन गायब हुए, उसकी जिम्मेदारी किसी ने भी नहीं ली है। तो ये सब प्रोपेगेंडा है। मैं ये बहुत जिम्मेदारी के साथ आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि 17 साल बम ब्लास्ट के, मालेगांव बम ब्लास्ट के हो गए 17 साल, और तकरीबन 1800 सबूत पेश किए गए, 332 गवाह दिए गए कोर्ट में। शायद मेरी बात आप लोग सुन रहे होंगे। 332 गवाह पेश किए गए, 400 से ज्यादा चीजें वहां अदालत के सामने पेश की गई। 5 जज थे। अंत में फैसला ये हुआ कि ये लोग, हमें कोई सबूत मिला नहीं और सारे लोग बेकसूर हैं। प्रज्ञा साध्वी से लेकर कर्नल पुरोहित तक सारे के सारे लोग रिहा कर दिए गए। मैं पूछना चाहता हूं कि जो मेरा ये सवाल है कि वो जो मालेगांव की जमीन जो चीख रही थी 2008 में, कि जिससे वहां के मुसलमान और भी लोग थे, वहां पर जो उनके लहू से जो कांप रही थी, चीख रही थी, क्या उनका इतना भी हक नहीं है कि देश की तारीख के इतिहास के पन्नों में उनके मुजरिमों का नाम लिख दिया जाए? क्या अदालत के पास, क्या देश के पास, क्या सरकारों के पास अभी तक इस चीज का सबूत ही नहीं आ पाया कि उन लोगों को मारने वाला कौन था, बम ब्लास्ट करने वाला कौन था? क्या वो बम लोग साहब, ये सवाल कांग्रेस से पूछेंगे, ये सवाल कांग्रेस से पूछेंगे कि असली मुजरिमों को पकड़ने की बजाय एक हिंदू संगठन को टारगेट करने के लिए, आरएसएस को टारगेट करने के लिए पूरी की पूरी एक जमीन तैयार की गई, पूरी की पूरी स्क्रिप्ट असल में कहां से लिखी गई, ये पूछेंगे अजहरी साहब। और फिर आपने जिक्र किया उन लोगों का मालेगांव में जो मारे गए सर,
तो मैं मैं आपको तो मुंबई भाजपा के प्रवक्ता सर से मुंबई सवाल हमले में कर भी रहा याद हूं। दिलाऊंगी फिर सुनो, मुंबई सुनो, हमले मैं में भाजपा जो के लोग बरी प्रवक्ता हुए से वो सवाल निर्दोष में कर थे, रहा हूं। लेकिन मालेगांव में किस जो तरह बरी से- हो गए वो कैसे हो गए, ये सवाल आप पूछना चाहते हैं ना सब, बिल्कुल वाजिब सवाल है। मैं जवाब लेकिन देता हूं ना, अगर मैं वो जवाब देता हूं निर्दोष तो पूर्णिमा ये जी। निर्दोष, दोनों पूर्णिमा जी, मैं निर्दोष। जवाब देता हूं। और पूर्णिमा, जांच मेरी बात सुन रहे एजेंसीज हैं, का ध्यान से। फेलियर दोनों केसेस में सर। पूर्णिमा जी सुन लें, पूर्णिमा जी सुन लें, पूर्णिमा जी सुन लें। मैं पूछना चाहता हूं, जिस तरह से मुंबई बम ऋषभ आती। ब्लास्ट के जो मुस्लिम आरोपी थे, वो जो कोर्ट ने उनको आरोपी होने भाईजान, से अब खारिज सुनिएगा किया जवाब। था, भाजपा की सरकार फौरन सुप्रीम कोर्ट गई थी। क्या इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी ठीक है भाजपा? ऋषभ 30 बताएं सेकंड्स में हमें प्लीज जवाब देंगे, फिर उसके बाद मुझे जाना है मैम के पास भी जल्दी से। मैडम, भाईजान को मैं बता रहा हूं, इन्होंने 3 बात कहा, मैं तीनों पे जवाब दे रहा हूं। जल्दी पॉइंट 1, कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा जो बाइक पकड़ी गई उसका इंजन का नंबर प्लस वो जो 91921 जो नंबर बताया गया था, वो सारे एविडेंस गलत थे। उस समय गलत एविडेंस किसके शासनकाल में इकट्ठे हुए? कांग्रेस के। और इनका कहना यह है कि भैया सरकार आपकी थी। बिल्कुल, सरकार अभी हमारी है, उस समय नहीं थी। सरकार अभी हमारी है, हम जांच एजेंसियों पर प्रेशर नहीं डालते। 17 साल हो गए, निष्पक्ष साहब, जांच हुआ। 17 साल। भाईजान, चचा जी बीच में नहीं बोला था। चचा सुनिए, सच सुनिए। मरे हुए ये लोगों का आपका वो परिवार, मार्गदर्शन नहीं है जो आप गुमराह करते हैं। सच सुनिए, सच सुनिए, मारे गांव की सच सुनिए चचा जी, चचा सच सुनिए भाईजान, भाईजान सच सुनिए। ये नहीं चलेगा, फतवा जारी मत कीजिए चैनल पर बैठकर कि मैं ही बोलूंगा। सच सुनना पड़ेगा, फतवा जारी मत कीजिए बैठकर, सच सुनिए। और सच ये है पूर्णिमा जी कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, ये कहते हैं। लेकिन इस देश में धर्म के नाम पे पहलगाम में गोलियां चलाई, इसको नहीं दरकिनार किया जा सकता। ठीक इस है। देश में तुष्टिकरण के लिए मासूमों पे भगवा आतंकवाद ठीक है, का इस बात को भी बिल्कुल, और साथ ही इस बात को भी अजहरी साहब इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साबन साहब आती हूँ, इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि जब कसाब आया तो हाथ में कलावा बांधकर ही आया था। भगवा पर दाग लगाने के लिए क्या मालेगांव ब्लास्ट की साजिश रची गई? 17 साल के बाद आरोपी इससे बाइज्जत बरी हो गए, लेकिन भगवा आतंक का नाम लेकर अभी भी उसे बाइज्जत बरी किया जा नहीं रहा है। ये कितना बड़ा डेट। ऋषभ जी बस आ रही हूँ, ऋषभ जी एक प्रतिक्रिया लेने दीजिए, फिर उसके बाद आ रही हूँ। ऋषभ जी आ रही हूँ। सभी को राधे राधे। देखिए, पहले तो ये बात कहना, वो भी कांग्रेस के प्रवक्ता का, कि मैं हिंदू तो हूं पर मैं हिंदूवाद नहीं हूं, तो इसका मतलब क्या है मैं ये समझ नहीं पाई कि हिंदूवाद और हिंदू में क्या आप कहना चाहते हैं। दूसरा बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। दूसरा, जो कांग्रेस पार्टी शुरू से करती आई है, जब वो जनता का भला नहीं कर सकती, वो जनता के लिए कुछ नहीं कर सकती, तो वो एक ही गेम खेलती है, धर्म निरपेक्ष को आगे बढ़ा देती है, धर्म को आगे बढ़ा देती है, जातियों को आगे बढ़ा देती है और हिंदुओं को पीछे करना चाहती है। देखिए, आप जिस देश में रह रहे हैं ना, वहां पे पहले तो हिंदूवाद देश है और यहाँ पे सभी धर्मों को, सभी जातियों को बहुत उससे रखा जाता है। हम लोग कभी नहीं कहते कि ये जाति नहीं होनी चाहिए या ये धर्म नहीं होना चाहिए। ये देश ही ऐसा है जहां पे हर धर्म के लोगों को, हर जाति के लोगों को स्वीकार किया गया शुरू से, इसलिए आप ये नहीं कह सकते। दूसरा, आपने ये जो बात करी है कि मैं हिंदू हूं, हिंदूवाद नहीं हूं, ये बहुत गलत शब्दों का प्रयोग किया है, क्योंकि अगर आप हिंदू को समझ जाते, अगर आप हिंदूवाद समझ जाते तो आप ये शब्द ना बोलते। पहले तो आपकी थोड़ी सी एजुकेशन में कमी है, वो थोड़े सा अपने उसको पक्का करिए। आप अपने थोड़े पुराणों को पढ़िए, वेदों को पढ़िए, तो आपको क्लियर होगा कि हिंदूवाद होता क्या है। दूसरा, गीता के श्लोक को सुना लेने से आपने ये साबित नहीं किया कि आप हिंदू हैं। गीता का श्लोक कोई भी सुना सकता है, वो किसी भी जाति का हो, वो भी सुना सकता है, इसलिए आप ये साबित नहीं कर सकते कि आप हिंदू हैं। हिंदुत्ववादी नहीं है। हिंदू और मुस्लिम को बांटने का काम आप लोगों ने शुरू से किया है और आज भी वही करते आ रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम को बांटो। पहले हिंदूवाद करो, फिर हिंदू करो, फिर मुस्लिम करो। ये आप लोग शुरू से यही गेम खेल रहे हैं। शुरू से आपकी यही साजिश रही है कि हिंदूवाद करते रहो, मुस्लिमवाद करते रहो और जनता को बेवकूफ बना करके आगे बढ़ते रहो। अब ये नहीं होने वाला, अब ये नहीं होने वाला। दूसरा, मालेगांव केस में जो एविडेंस मिला है, पूरे वहां के जो 5 जज थे, 332 गवाहों के बाद 17 साल के बाद जो बेकसूर साबित किया गया है, इससे ये बिल्कुल क्लियर है कि आप लोगों की सरकार ने उस समय हमारे हिंदू जो आरएसएस के जो मोहन भार्गव बड़े वो लोग बैठे थे, उनको आप लोगों ने हटाने की पूरी साजिश की है कि अगर हम लोगों ने भाजपा को हटाना है तो पहले आरएसएस को हटा दो,
भाजपा अपने आप साफ हो जाएगी। ठीक। तो ये आपने शुरू से साजिश रची हुई है और आपकी ये साजिश के तहत अभी तक यही काम हो रहा है कि हिंदूवाद मुस्लिमवाद करो और बस सरकार में छाए रहो, अपने आप चार को चार टीवी में प्रवक्ता दिखाते भारतीय रहो। जनता पार्टी के क्यों लेके आते हैं आप? आप मजबूत हैं सर, क्या दिक्कत है? मैं मजबूत हूँ, मैं मजबूत फिर- हूँ, इन सबका बस जवाब फिर देने मैं के भी लिए ऐसा मजबूत होना मानती हूँ। चाहिए। आपके पास अगर मैं भी जवाब ऐसा होता मानती तो आपने पहले हिंदू और हिंदूवाद के शब्द सुनिए ना बात को, प्रयोग किए आप तो होते। पहले ज्ञान आपके आपका पास ज्ञान कोई आपके पास जवाब रखिए। नहीं है। ये हिंदू धर्म को बदनाम आप करना यहाँ छोड़ पर दीजिए, किसी पहले भी कोई चीज। बात जवाब नहीं। को लेके ठीक है, पूर्णिमा जी, मुझे ठीक है, बताने किसी दीजिए, का ज्ञान नहीं है। एक पूर्णिमा जी, सेकंड, तथ्य मालूम है, तथ्य के बारे में बताता हूँ, सावन जी, तथ्य के सावन बारे जी में। एक सेकंड, सावन जी एक तथ्य सेकंड, अगर एक आपके सेकंड, पास एक होते तो सेकंड, आपने एक कोर्ट में दिए पूर्णिमा जी, होते, 10 यहाँ सेकंड पर होंगे। नहीं। बस ऋषभ आपके पास ही, सावन जी उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन आपने अभी क्योंकि संविधान का जिक्र किया, धर्मनिरपेक्षता का जिक्र किया, तो ये सेकुलरिज्म शब्द जो आपने संविधान में जोड़ा था, तो जब सेकुलरिज्म की बात होती है, धर्मनिरपेक्षता की बात होती है, तो उसमें हिंदू मुस्लिम को बांट कर नहीं देखा जाता, तो आपके ऊपर तो इसकी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी होती है। ऋषभ जी जवाब देंगे, सावन जी फौरन उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ, फौरन आ रही हूँ। ऋषभ पहले। पूर्णिमा जी, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, सेकुलरिज्म इज नेशन फर्स्ट है भारतीय जनता पार्टी के लिए। दो बातें मैं कह रहा हूं। हिंदुत्व जो को ये कह रहे हैं, हिंदुत्व का अर्थ होता है कि किसी को भी धर्म या जाति के आधार पे उस पर भेदभाव नहीं करना। ये हम उन नीतियों को मानते हैं। हमने एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट किया, हम उन पार्टियों में से हैं। लेकिन मैं बात स्पष्ट कर रहा हूं, जो हमारे अभी मौलवी साहब बैठे थे और जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, उन्होंने क्या कहा कि बहुत सारे मुस्लिम जो युवक हैं उनका जीवन खराब हो गया। मैं पूछना चाहता हूं, एकदम 10 सेकंड में पूछना चाहता हूं, क्या मौलवी साहब उन मुस्लिम युवक से पूछेंगे कि जो पाकिस्तान इंडिया के मैच के बाद क्यों केवल मुस्लिम धर्म के कुछ युवक निकलकर पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाकर पटाखे फोड़ते नजर आते हैं पश्चिम बंगाल के अंदर? कोई हिंदू तो नहीं निकल कर आता उनको कोई केवल मुस्लिम के लोग ये पत्थर चलाते नजर के आते हैं। तो अपने युवाओं को कुछ मुस्लिम के लोग ने भटकाया केवल अपनी राजनीति के लिए। हम भी चाहते हैं देश का युवा मुस्लिम जो आगे बढ़े, वो पूर्णिमा जी जैसा शानदार एंकर बने, आपके तरह अच्छा स्कॉलर बने, लेकिन मुस्लिम युवाओं को आप लोगों ने केवल जिहाद के तौर पे उनका इस्तेमाल किया है। कुछ मौलाना ने, आप कब उनके अगेंस्ट खड़ा होंगे? स्पष्ट रूप से पूछता हूं, एक हिंदू निकाल दीजिए जो पाकिस्तान जिंदाबाद कहता हो। हाँ, लेकिन कुछ लोग अभी हैं जो मोदी जी का विरोध करते करते देश विरोधी और अब भाजपा का विरोध करते करते हिंदू विरोधी बन गए हैं। उनको समझना होगा कि मोदी को तो देश नहीं है, लेकिन हमारी एक कार्यशैली है जो डायरेक्ट देश हित से जुड़ती है। मुल्ला जी और मौलाना जी में अंतर समझना होगा कि किन युवाओं को भटका हुआ युवा आपके जो निकलते हैं वो क्यों पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं। अजहरी साहब क्यों नहीं जल्दी आप से लोग इसका समझाते जवाब हैं? देंगे, फिर उसके बाद सावंत साहब आपके पास भी आ रही हूँ और साथ ही शुक्ला जी आपके पास भी फौरन आऊंगी। बहुत ही अदब के साथ मैंने आपको सुना है तिवारी जी, हो सकता है आप भी मुझे सुनेंगे, मुझे उम्मीद है। पहली बात तो यह है कि किसी भी हिंदू धर्म स्थल पर किसी मुसलमान नौजवान को आपने हथियार लहराते हुए देखा है? कहीं अल्लाह कहीं किसी मंदिर के सामने अपने इस्लामिक जुलूस में नारे तकबीर की सदाएं बुलंद करते देखा है? अरे जवाब दो, फल पे सुनो ना। थूकते हुए सुनो, देखा मैं है, आ रहा हूँ, आपकी फल बात पे कर रहा हूँ। थूकते हुए मैं देखा आपके है, बीच में नहीं फल बोल को रहा। भ्रष्ट करते देखा मैं है। चाहता आपको बोलने भी नहीं देता। ऋषभ जवाब लेकिन मैं आपके बीच में नहीं बोला। आप भी मुझे सुनो। बोलिए आप अजहरी साहब बोलिए। बताइए किसी हिंदू परिवार के घर में जाकर के किसी मुसलमान ने उनका भगवा झंडा हटा करके इस्लामी झंडा लहराया है? किसी मंदिर के मीनार पर चढ़ते हुए देखा है मुसलमानों को? ऐसे ही आरोप आप लोग लगाते रहते हो कि वो वहां पटाखे दाग रहे थे, वो वहां पत्थर बरसा रहे थे। क्या करनी सेना का आगरा में जुलूस नहीं देखा? वो हिंदू युवा नहीं थे क्या? ये रास्ते में करनी सेना ने क्या बोला? पाकिस्तान जिंदाबाद है। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हो? समझ भी नहीं। मैंने क्या कहा? क्यों कुछ मुस्लिम युवा की पाकिस्तान जिंदाबाद बोलता है? क्यों कुछ के नाम पे कट्टरपंथ लाकर पाकिस्तान की बात बोलने लग जाता है? भारत पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान के पटाखे फोड़ेंगे। अजहरी साहब हालांकि ये अभी बहस का विषय अजहरी साहब ये है नहीं, उसके साथ में खड़े हो गए थे। अजहरी साहब ये बहस का विषय फिलहाल है नहीं, लेकिन मंदिर के बाहर भले ही ना देखा हो, मस्जिद के बाहर जरूर देखा है और छतों पर जरूर देखा है, पेट्रोल बम लेकर दिखे वो लोगों को, वहां पर जरूर दिखे हैं, वहां पर जरूर दिखे हैं, वहां पर जरूर दिखे हैं, वहां पर जरूर दिखे हैं। एक सेकंड अजहरी साहब, अगर सच को सच बोलना बेईमानी है
मेरा तो देखिए, सुनिए ना, मेरा कोई फायदा नुकसान अजहरी साहब इसमें है नहीं, मजहरी साहब मेरा इसमें कोई, अजहरी साहब मेरा कोई इसमें नुकसान है नहीं, लेकिन अगर सच को सच कहना बेईमानी है आपकी भाषा में, तो फिर आप उसे बेईमानी ही समझ लीजिए सर, आप उसको बेईमानी समझ लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे जो दिखता है मैं वही बोल रही हूँ। अगर आपको दिखते हुए भी आंख बंद कर लेनी है तो एक अलग बात है। सावंत साहब आप जवाब देंगे, उसके बाद शुक्ला जी मैं फौरन आपके पास आती हूँ। ठीक है अजहरी साहब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है, सर माथे पर आप जो कह रहे हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शुक्ला साहब आपके पास आने से पहले सावंत जी पहले आपका जवाब लूं। देखिए पूर्णिमा जी, देश में प्रदीप कुरेलकर, ध्रुव सक्सेना, ज्योति मल्होत्रा जैसे लोग भी देखे हैं जो आईएसआई की मदद कर रहे थे, जो पकड़े गए, और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बहुत सारे कार्यकर्ता आईएसआई के एजेंट पाए गए हैं इस देश में। तो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग भी दिखे हैं हम लोग। दूसरी ओर सुनिए बात को, दूसरी बात को, और आतंकवाद का कोई चेहरा नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, यही बात हम कहना चाहते हैं और हमेशा करते रहेंगे। और इसका कारण है कि इसका विश्व का सबसे बड़ा, जिसने सुसाइड बॉम्बर ये व्याख्या दी, वो प्रभाकरन कौन से धर्म का था? सबसे बड़ा देश का पहला आतंकवादी जो था वो ये गोडसे था, नथुराम गोडसे। ये कोई उसमें दो राय नहीं रख सकता। लेकिन मेरा ये कहना है कि इस केस में, मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट के केस के तथ्य देखिए तो ये जांच भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही निर्धारित किया था कि इनको छोड़ना है, और उसके बाद जांच का ये जो नाटक किया गया। कांग्रेस के समय में जांच एजेंसी एटीएस पर किसने दबाव बनाया? मुझे तथ्य तो रखने दीजिए सर, एटीएस पर क्या किसी ने दबाव बनाया? मैं तो सवाल पूछ रही हूँ सर, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ। अगर अभी इस वक्त की सरकार ने, एक सेकंड सर, सावंत साहब बहुत लॉजिक, सावंत साहब बंद करिए, ये रिपीट टेलीकास्ट बंद करिए। आप ये कह रहे हैं, मुझे 2 मिनट, आप ये कह रहे हैं सावंत साहब कि एनआईए स्पेशल कोर्ट के जजेस, एक सेकंड सावंत साहब, आप ये कह रहे हैं कि एनआईए स्पेशल कोर्ट के जजेस बीजेपी के इशारे पर जजमेंट दे रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? हमने कहा है कि एनआईए ने जांच ठीक से नहीं की। एनआईए ने जो तो उस वक्त एटीएस की जांच, उस वक्त एटीएस की जांच किस हवाले से की गई थी? एटीएस की जांच किस हवाले से की गई थी? एटीएस की जांच किस हवाले से की गई थी सर? सावंत साहब बाकी चीजों को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते ना? सावंत साहब बाकी चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, यही कह रही हूं मैं। सावंत साहब, अगर अभी इन लोगों के एक सेकंड मैम, सावंत साहब, अगर आपने ये कहा कि बीजेपी ने ये तय कर लिया था कि इन लोगों को बरी करवाना है, तो इसका सीधा सीधा इम्प्लीकेशन ये है कि एनआईए कोर्ट के जजेस को बीजेपी के इशारे पर ये फैसला सुनाने के लिए कहा गया। इसका सीधा इम्प्लीकेशन ये है जो आप कह रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप एनआईए पर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं तो क्या महाराष्ट्र एटीएस पर उस वक्त सवाल नहीं उठेगा? महाराष्ट्र एटीएस ने इस जांच को कैसे बढ़ाया, उस पर किसका दबाव था? बहरहाल, ऋषभ आपके पास आने से पहले मुझे जरा, ऋषभ मैं आ रही हूँ आपके पास। अरे बोल लीजिए सर, 30 सेकंड्स का टाइमर रखेंगे सचिन सावंत जी के लिए। बोलिए रोहिणी सालियन जो गवर्नमेंट लीडर थी, उन्होंने बाकायदा कहा है कि एनआईए ने मुझ पर दबाव डाला इस केस में धीमे जाने के लिए। जो मरियम पुत्तन जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थी, उसने कहा था मकोका कोर्ट से एनआईए के पास मत दो, उसको रोका गया। तीसरी बात यह है कि यहाँ जो रणधीर सिंह जैसे जो विटनेस थे, उनको बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के मंत्री बनाए गए, और उसके बाद में सबूतों को ये जो अभी निर्णय आया है उसमें भी कहा है कि सबूतों के बिना इनको छोड़ा गया है, तो सबूत पेश नहीं किए गए। और चौथी सबसे पहली बात, कोर्ट में दलीलें देते वक्त क्या इन बातों को नहीं कहा गया? हो गए ना सर, 30 सेकंड्स हो गए ना सावंत साहब? 30 सेकंड्स हो गए ना सर? 30 सेकंड तो कंप्लीट होने दीजिए। फिर तो सबसे ज्यादा शिकायत शुक्ला जी को करनी चाहिए, सबसे ज्यादा शिकायत फिर शुक्ला जी को करनी चाहिए। पहले सवाल के बाद उन तक मैं गई नहीं हूँ सर। बहुत बौखलाती है। बोलिए सर। अरे सर, आपसे ज्यादा नहीं कर रही हूँ, बाद में देख लीजिएगा, आपसे ज्यादा नहीं कर रही हूँ, बोलिए। अरे बहुत बात कर रही हो, जनता भी अरे बोलिए ना सर, मैं बात नहीं करूंगी तो सब आप ही करते रहेंगे क्या? अभी आप ही बोल रही है। सुनो, पहली चीज ये है, शुक्ला जी बस आ रही हूँ, शुक्ला जी आ रही हूँ, फौरन आ रही हूँ। हाँ, उसके बाद भी जहां तक बात है कि इस केस में सबसे बड़े नाम जो थे
वो 2 संदीप डांगे, रामचंद्र कलसागरा, ये गायब हैं, आज तक नहीं मिले, 2008 से गायब इनको हैं। लेकर भी इनको कहा है ढूंढने महमूद सुनिए, मुजावर ने, सुनील जोशी, इनको लेकर भी सुनील महमूद जोशी, मुजावर ने कहा अब कि मुझे इनको बोलने मार दीजिए दिया ना। गया और इनको फरार बताती रही आपकी अब तो जांच सुनील एजेंसी। जोशी, ये बता ये भी खुलासा किया गया, ये भी आरोप लगे हैं सर, ये भी आरोप लगे हैं। बहरहाल ठीक है, जल्दी से शुक्ला जी आपके पास आ रही हूँ सर, टाइम का लिमिटेशन है मेरे पास, टाइम का लिमिटेशन है सर, सावंत साहब टाइम का लिमिटेशन। ठाकुर का नाम लिया था ठीक है। उसके ऊपर, शुक्ला साहब। उसकी जांच क्यों नहीं की भाजपा ने? शुक्ला साहब। अरे सावंत साहब चुप होंगे तभी तो मैं बोलूंगा। सर सावंत साहब तो तैयारी करके बैठे हैं मुझे भी चुप कराने की। साहब सुन लीजिए, आपने तमाम आरोप लगाए, अब थोड़ा हमें भी बोलने का मौका दीजिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मत छीनिए। आप तो पत्रकारों पर भी आक्षेप कर रहे हैं लगातार, और पत्रकारिता की परिभाषा आप समझा रहे हैं। आप राजनीति की परिभाषा समझ लीजिए, पत्रकारों को पत्रकारिता की परिभाषा मत समझाइए। आप अभिव्यक्ति की आजादी रोकने वाले लोग हैं, देश को इमरजेंसी थोपने वाले लोग हैं, लगातार विरोधियों के ऊपर अनर्गल केस करके उनकी बोलती बंद कराने वाले लोग हैं। इसलिए आप लोग तो कम बोलिए, थोड़ा सा रुक जाइए। आपके नेता लगातार कह रहे हैं कि यदि हमारी सरकार होती तो हम इनको जेल में सजा दिलवाते, यानी कि आप जुडिशरी को सेट करते। आपका पुराना इतिहास रहा है जुडिशरी को झुकाने का, दबाने का, बिना टर्म के लोगों को प्रमोट कर देने का। आपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस कई बार बिना टर्म के बनाए हैं, सीनियरिटी को बाइकाट करके बनाया है। यह आपका इतिहास रहा है। आप लगातार देश को धोखा देते रहे हैं, देश के कानून। अरे आपके बारे में तो वल्लभ भाई पटेल जी ने कह के गए, राजेंद्र प्रसाद जी कह के गए, आगे देश क्या है? सावंत साहब, आपको 3 बार बैन किया गया है, 3 बार श्रीमती गांधी को बंदी डाली है, और आप हमको सिखाएंगे कि सावंत नहीं साहब, बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। प्लेन हाईजैक किया आपके नेताओं ने, यूथ विंग के, आपके यूथ कांग्रेस के आपको नेताओं कहा ने, था कि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज में रहते हैं, ये वल्लभ भाई पटेल ने कहा है, दोनों नेताओं हमने को नहीं कहा कांग्रेस का है। टिकट दिया गया, वल्लभ भाई पटेल जी जिसका स्टैचू बनाया उन्होंने आपका लौह पुरुष, आप कौन ठीक है, वल्लभ भाई पटेल आपके बारे में ठीक है क्या कहा सर, है? ठीक है, वल्लभ ठीक है। न्याय मैं और क्लोजिंग नीति की कमेंट बात की करते तरफ हैं। जरा बढ़ रही हूँ, मैं क्लोजिंग कमेंट की तरफ बढ़ रही हूँ। 30 सेकंड्स ऋषभ आपके लिए और साथ ही अजहरी साहब आपके लिए रख के बस खत्म करूंगी, समय से ज्यादा जा चुकी हूँ। ऋषभ 30 मैडम, सेकंड सबसे प्लीज। पहले बात स्पष्ट मैं कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी की मानसिकता ऐसी रहेगी कि सब कुछ गड़बड़ है, सेटिंग होगा, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी आपातकाल लगाकर जो देश के एक न्यायपालिका को भी कलंकित कर दी हो, वो तो दूसरे को भी वही समझेगी ना। जिसका चाल चरित्र हाईजैक किया करने का रहा हो, वो तो वही सोचेगी कि दूसरे भी वही करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सारी एजेंसियां निष्पक्ष है। और मैं संघ पे 10 सेकंड में टिप्पणी कर रहा हूं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, इसका अर्थ होता है कि हे मातृभूमि, आपने जो मुझे जन्म दिया मैं उसे बारंबार नमन करता हूं। ठीक है अजहरी साहब, जल्दी से 10 सेकंड सर और दे पाऊंगी, बस बड़ी खबर आ गई है। ठीक है अजहरी साहब, जल्दी से। अदालत से और देश की हुकूमत से पूछना चाहता हूं कि अगर वाकई में आतंकवाद का कोई धर्म, कोई मजहब नहीं है, तो इस तरह के फैसले अक्सर एक तरफा ही क्यों होते हैं, ये हमको बता दें। ठीक है, इसके मतलब जवाब आपको भी संशय है फैसले पर। ठीक है, आपको भी संशय, ठीक है, ठीक है, वो दिए गए, यहाँ पे रिपोर्ट सामने आई, सबूत और नहीं अभी थे, भी आपको सबूत नहीं संशय थे, है। सबूतों के अभाव में बरी किए गए हैं सभी लोग। ऋषभ मेरे पास समय नहीं, आपका शुक्रिया, साथी सावंत साहब आपका भी, नितिशा जी, साथी मुरारी शरण शुक्ला जी और अजहरी साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। दाढ़ की चर्चा में आज के लिए फिलहाल इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।